आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने सरकार से मांग की है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए टैरिफ वॉर की धमकी पर भारत की प्रतिक्रिया स्पष्ट करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर ना तो संसद में कोई चर्चा हुई है और ना ही विपक्षी पार्टियों से कोई भी सलाह मशवरा किया गया है। चिदंबरम ने सुझाव दिया कि भारत को उन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो इस तरह के हित रखते हैं और ट्रंप की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं। इस मौके पर चिदंबरम ने वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाते हैं तो हम 3 से 6 महीने में ही बर्बाद हो जाएंगे। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर भारत सरकार को लगता है कि अमेरिका कभी आगे बढ़ता है और कभी पीछे हटता है तो इसके लिए उसे एक ठोस नीति बना लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां अनिश्चित नहीं हो सकती। अगर अमेरिका एक कदम आगे बढ़ता है तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर वो 2 कदम पीछे हटता है तो भारत क्या करेगा? इसका कोई ठोस जवाब सरकार के पास होना चाहिए। बीते गुरुवार बिहार के सहरसा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के दौरे के बाद परिसर धोने की घटना के बाद विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने पूछा कि क्या गैर भाजपा दलों के समर्थकों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाएगा। वहीं भाजपा ने कहा कि ये घटना कन्हैया कुमार की राजनीति को अस्वीकार करती है। आपको बता दें कि अपनी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार बनगांव के देवी दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में ही भाषण दिया। वहीं का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि कन्हैया कुमार के जाने के तुरंत बाद कुछ लोगों ने कथित तौर पर मंदिर को धोया। हालांकि इस पूरे मामले पर कन्हैया कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी को देखकर वहां बैठे लोगों ने गो अवे के नारे लगाए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये मामला अदालत में है, ये केस केंद्र सरकार के पास है। ममता बनर्जी ने साथ ही ये भी कहा कि इसे राजनीतिक मंच मत बनाएं, आप बंगाल जाएं और अपनी पार्टी को और मजबूत करें। इस दौरान ममता बनर्जी ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि आप मेरी ये तस्वीर देखिए, मुझे मारने की कोशिश कैसे की गई थी। हंगामा होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे बोलने दें, आप मेरा नहीं बल्कि अपने ही संस्थान का अपमान कर रहे हैं। ये लोग हर जगह ऐसा ही करते हैं। जहां भी मैं जाती हूं, मैं हर धर्म का समर्थन करती हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सम्मान करती हूं। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा लेफ्ट और सांप्रदायिक मित्रों, ऐसा व्यवहार मत करो। लोगों ने गो अवे के नारे लगाए तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये इनकी आदत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सागा पर दिए गए बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है। उन्होंने लिखा, साथ ही सपा का अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन, चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है। राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा, ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता ही नहीं है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाया कि बाबर को भारत में कौन ले आया था। उन्होंने कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को विपक्षी आम आदमी पार्टी सरकार और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आप सरकार ने कोविड योद्धाओं के केवल 97 परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है, लेकिन 17 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए।
सीएम रेखा गुप्ता ने सवाल किया कि कोविड के दौरान आप सरकार ने केवल 97 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की और इससे विज्ञापन पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या दिल्ली में कोविड काल के दौरान केवल 97 लोग ही मारे गए थे? रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने की सरकार की योजना कभी शुरू ही नहीं हुई, लेकिन 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि ये उत्सव क्या है, कहां आयोजित किया गया था, क्या इसमें भाग लेने के लिए पूरे शहर से लोग आए थे? तब मुझे पता चला कि ये तो आयोजित ही नहीं किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन और लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु की भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन की मांग आज पूरे देश में गूंज रही है। बीजेपी इससे परेशान है। उनके नेताओं के इंटरव्यू देखने से पता चलता है और अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर भाषण देना चाहते हैं। हमें बख्श दीजिए, ये तो राजनीतिक कॉमेडी हो गई। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम थोपने और अंधराष्ट्रीयता का विरोध कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई है। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु में भाषा नीति और परिसीमन के विरोध को लेकर बयान दिया था। उन्होंने भाषा विवाद को छोटी राजनीतिक सोच करार देते हुए कहा कि स्टालिन धर्म और भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संभल शहर में सबसे ज्यादा चौकसी की जाएगी। सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत पुलिस प्रशासन के अधिकारी पीस कमेटी की बैठक में दे चुके हैं। अब एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। पीएससी और आरआरएफ के साथ थानों की फोर्स को तैनात किया जाना है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जुम्मे की नमाज को लेकर एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पीएससी और आरआरएफ की 10 कंपनी सुरक्षा में लगाई गई है। थानों और पुलिस लाइन में भी फोर्स को मुस्तैद किया गया है। सभी से पीस कमेटी की बैठक में अपील की जा चुकी है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी कराई जानी है। अधिकारी भी इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ विधेयक पर विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलविदा जुम्मा है, यानी रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा। इसके बाद सीधे ईद की सामूहिक नमाज होगी, लेकिन इसके पहले ही नमाज से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अलग चाल चल दी है। लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज पढ़ें। ये फैसला वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत करने के लिए किया गया है। जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुम्मे की नमाज को विरोध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि आज काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें, जिससे केंद्र सरकार की मुखालफत का संदेश जा सके। AIMPLB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम ने बोर्ड के एक्स हैंडल पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि वक्फ विधेयक के खिलाफ AIMPLB का प्रदर्शन जारी है। इस संदर्भ में जुमातुल विदा के अवसर पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कनाडा में अगले महीने आम चुनाव होने हैं और ऐसे में कनाडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा का अमेरिका के साथ वो पुराना रिश्ता जो बुनियादी तौर पर अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने, सुरक्षा और सैन्य सहयोग को गहरा करने पर आधारित था, अब खत्म हो चुका है। राजधानी ओटावा में कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के निर्णय से कनाडाई लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में फिर से सोचना होगा। मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा जवाबी टैरिफ के साथ प्रतिक्रिया देगा, जो अमेरिका पर अधिकतम असर डालेगा। आपको बता दें कि बीते बुधवार ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो आयातित वाहनों और वाहनों के पार्ट्स पर 25% स्थायी टैक्स लगाएंगे। कार्नी ने 1965 में कनाडा और अमेरिका के बीच हुए ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स एग्रीमेंट को सबसे महत्वपूर्ण समझौता बताया और कहा कि इस टैरिफ के साथ ये खत्म हो गया है। हालांकि कार्नी का कहना है कि ट्रंप कार्यालय की ओर से फोन पर बात करने का प्रस्ताव आया है और हो सकता है कि जल्द ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो। गाजा में इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा में हमले नहीं रुकेंगे। इस बीच उत्तरी गाजा पट्टी में हुए अलग अलग इजरायली हमलों में हमास एक प्रवक्ता समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय और हमास के एक अन्य अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। इजराइल ने हमास के साथ हुआ युद्ध विराम समझौता पिछले सप्ताह तोड़ते हुए गाजा पर कई हवाई हमले किए हैं।
जिनमें अभी तक 800 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और हमास के एक अधिकारी ने अलग अलग हवाई हमलों में एक परिवार के 6 लोगों और हमास के एक प्रवक्ता की मौत की जानकारी दी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि यदि हमास बंधकों को रिहा नहीं करता, हथियार नहीं डालता और क्षेत्र से बाहर नहीं जाता है तो वो हमलों को और तेज कर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.